तो जितना ज़्यादा मैं वांडा विजन से पिछले हफ्ते शिकायतें कर रहा था, डिसअपॉइंटेड था, उसका बिल्कुल इस हफ्ते उल्टा होके रह गया है। मतलब मैंने इस एपिसोड के अंदर ज़रूर मानता हूँ कि एक्शन को एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो हमें इसमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। लेकिन जो चीज़ें हमें इसमें देखने को मिली हैं वो बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी और उसने मेरा दिमाग हिला के रख दिया है। आज के इस एपिसोड के अंदर उन्होंने हमें ऐसी ज़्यादा ज़बरदस्त तरह की चीज़ें दिखाई हैं जिनको हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। हम कभी भी उनको जानना तक नहीं चाहते थे, हमने कभी उनके ऊपर सवाल नहीं करा, लेकिन फिर भी मार्वल वालों ने हमें वो चीज़ें दिखाई अपने पर्सपेक्टिव से जिनको देख के हमें बहुत ही सेटिस्फाइड और मज़ेदार फीलिंग आई है। तो आज वांडा विजन के एपिसोड के अंदर बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन से लेके इसकी ओपनिंग तक, इसके इंट्रो तक, इसकी हर चीज़ के ऊपर हमें गहराई में एक ब्रेक डाउन करना है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ वांडा विजन एपिसोड 8 का ब्रेक डाउन। तो इस वीडियो के अंदर काफ़ी बड़े बड़े स्पॉयलर्स हो सकते हैं और हम कुछ फैन थ्योरीज को भी डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको वार्न कर दिया गया है। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को फौरन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1693 से, जहां पे हम शिफ्ट होते हैं सैलम के विचेस के ट्रायल के ऊपर। और अगर आपको नहीं पता है तो एक मिथ मान सकते हैं आप, एक लेजेंडरी स्टोरी मान सकते हैं, जिसमें ये माना जाता था कि अमेरिका के न्यू जर्सी के इलाके में काफ़ी सदियों पहले 17वीं सेंचुरी के अंदर कुछ विचेस रहा करती थी जिनका कवेन वहाँ पे मौजूद था। और हम ये बात पिछले एपिसोड में आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो एगाथा हार्कनेस जो है वो उन्हीं विचेस के अंदर शामिल थी। तो अब हम दरअसल यहाँ पे एक तरह से एगाथा हार्कनेस का ओरिजिन देख रहे हैं 1693 के अंदर, जहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि दरअसल एगाथा ने जो है अपनी विचेस से ही गद्दारी करी थी, उनको बेट्रे किया था। और उसने उनको कोई लिटरली धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसने एक ऐसी नॉलेज को हासिल कर लिया था, कुछ ऐसे मैजिक कर लिए थे जो कि उसकी औकात से बाहर के थे। मतलब जैसा कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा था कि वो लोग डार्क मैजिक को परफॉर्म नहीं करते थे और उनके कुछ रूल्स थे मैजिक के कि उनको इसी तरह से मैजिक को परफॉर्म करना है। इसी तरह यहाँ पे विचेस के भी कुछ रूल्स थे जिसको उसने तोड़ दिए थे और अपने रैंक से ज़्यादा का मैजिक उसने परफॉर्म कर लिया था और उससे उसको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ भी मिल रही थी। तो इसी सूरत में हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी विचेस जो है एगाथा हार्कनेस को यहाँ पे बांध देती हैं और एक तरह से मौत की सजा सुनाती हैं, जहाँ पे वो सब अपनी अपनी लैटिन जबान के अंदर जो है स्पेल्स को कास्ट करती हैं और एगाथा हार्कनेस के ऊपर शूट कर देती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ से जो एनर्जी वो विचेस उसको मारने के लिए इस्तेमाल कर रही होती है, एगाथा हार्कनेस उन्हीं की एनर्जी को एज अ सोर्स इस्तेमाल करती है और एब्जॉर्ब करना शुरू करती है अपने अंदर। और वो इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है उनकी एनर्जी को कि जो विचेस उसको प्रोजेक्ट कर रही थी उल्टा उनकी लाइफ फोर्स उसको चूसने लग जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि एगाथा हार्कनेस वहाँ की सारी विचेस को जान से मार देती है। तो उसका मकसद ये है कि सैलेम की जो ओरिजिनल विचेस थी उन सबकी पावर्स एक तरफ और एगाथा हार्कनेस अब एक तरफ हो चुकी है। और अगर हम इस बात से अंदाजा लगाएं एगाथा हार्कनेस की पावर्स का, उसके स्किल्स का, तो ये मेरे हिसाब से कुछ बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब ये सीधा सीधा मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज की एंशिएंट वन से, क्योंकि वो भी एक पुरानी बीइंग थी जो कि काफ़ी सालों से जिंदा है और एगाथा हार्कनेस को हम ऑलरेडी यहाँ देख रहे हैं कि वो 17वीं सेंचुरी से जिंदा है और उसने सारी की सारी विचेस को मार के उनकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ से अगर हम सॉर्सरी वगैरह की बात करें तो एगाथा हार्कनेस उसमें मास्टर कर चुकी है एक तरह से। इसके बाद हमारी कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था, यानी कि एगाथा हार्कनेस के बेसमेंट के अंदर जहाँ उसने स्कारलेट विच को पकड़ के रखा है। और हमें यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का रेवलेशन, उनके आंसर्स मिलने वाले हैं और कुछ चीज़ें हम जानने वाले भी हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे स्कारलेट विच अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रही है क्योंकि एगाथा हार्कनेस ने यहाँ पे एक किस्म की जो है प्रोटेक्शन शील्ड बनाई हुई है जिसके अंदर से वही अपना मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। और हम देखते हैं कि वो हमें यहाँ पे कुछ रूइंस के बारे में बता रही होती है कि एक विच जो होती है वो अपने रूइंस बनाती है, उनको पढ़ सकती है, उनको इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें से एक रूइन की निशान की तरफ अगर आप देखें गौर से तो उसमें एम बना हुआ था और इसी तरह का सेम एम जो है हमें हाउस ऑफ एम की कॉमिक्स के ऊपर नजर आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सारी की सारी कन्वर्सेशन शॉर्ट करके बताऊं तो उसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, जैसा कि उसने बताया कि पीटरो को या फीतरो को उसके मुताबिक उसी ने भेजा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था जिसके ऊपर उसने उसका रूप बदल के उसको भेजा था। वो टोटली सिर्फ एक इल्यूजन थी। और उसने ये बात भी बताई है कि वो जानती है उसका भाई जो है एक दूसरे कॉन्टिनेंट में दफन है और उसकी बॉडी के अंदर सुराख हुए हुए हैं और वो उसका भाई हो ही नहीं सकता था। तो उसने उसे इसलिए भेजा था ताकि वो वांडा से इस बात को पता कर सके कि आखिरकार वो सब कर कैसे रही है। लिटरली इस पूरे के पूरे एपिसोड का पॉइंट यही था जो हम लोगों के दिल में भी था और एगाथा हार्कनेस के भी दिल में है ये सवाल कि आखिरकार वांडा ये सब कर कैसे रही है। मतलब आप एक मिनट के लिए इमेजिन करके देखें कि वांडा ने यहाँ पे एक अच्छे खासे पूरे के पूरे टाउन को, जिसके अंदर तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग रहते हैं, उस पूरे के पूरे टाउन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक सिटकॉम के अंदर। और उन लोगों को अपनी मर्जी से वो अपनी उंगलियों पर नचा रही है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो उन सबको वो कंट्रोल कर रही है। मतलब जैसा कि एगाथा हार्कनेस ने कहा कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैजिक जो है वो ऑटो पायलट के ऊपर है, सब कुछ खुद ही खुद हो रहा है। और एगाथा हार्कनेस बेसिकली यहाँ पे वांडा से इस बात पे गुस्सा है
कि वो इतनी सदियों से जिंदा है, उसने इतनी ज़्यादा स्टडीज़ करी है, उसके पास इतनी नॉलेज है और वो एक लिटरली विच है, लेकिन वो भी इस तरह का खतरनाक किस्म का मैजिक जो है नहीं परफॉर्म कर सकती है। और वांडा सिर्फ अपनी आंख बंद करके ये सारा का सारा मैजिक कर रही है, उसने पूरे के पूरे टाउन को अपने कब्जे में ले लिया है, जो कि अगाथा हार्कनेस के लिए बेसिकली एक जेलेसी का पॉइंट है कि वो जब ये चीज़ नहीं कर पा रही इतने सालों में रह के, इतनी नॉलेज के बावजूद भी, तो एक आम सी लड़की जो कि एक एवेंजर्स का हिस्सा थी, वो ये सब कैसे कर पा रही है आखिरकार। और हमारे दिल में भी ये सवाल था कि वांडा ने आखिरकार इस रियलिटी को कैसे मनाया है, विजन कैसे जिंदा हुआ है, इसके बच्चे वगैरह सब कहाँ से आए हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगाथा जो है वांडा का एक बाल का इस्तेमाल करती है उसकी मेमोरीज को अनलॉक करने के लिए, और बेसिकली वो उसका पास जानने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसके मुताबिक अगर किसी इंसान का फ्यूचर जानना है या उसका प्रेजेंट जानना है तो उसके पास्ट के ऊपर नजर डालना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ही चीज़ें कनेक्टेड होती हैं और तभी जाके वो इंसान वैसा होता है जैसा वो आज है। तो इसी तरह अगाथा हार्कनेस वहाँ पे एक दरवाज़ा खोलती है वांडा की मेमोरी का, जहाँ पे वांडा भी जाती है, और वो दरअसल होता है सोकोविया, जब वांडा और पीटरो दो बच्चे छोटे हुआ करते थे। और फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे बेसिकली वांडा के जो है पेरेंट्स से मिलते हैं, जिसको हम बहुत सारे लोग गैस कर रहे थे कि शायद ये वही लोग होंगे जो उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर होती है, वो लेडी और वो आदमी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये दोनों वो अलग ही लोग हैं बिल्कुल, जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा एमसीयू के अंदर, और ऐसा मुझे लग भी नहीं रहा कि ये कोई इंपॉर्टेंट लोग होने वाले हैं इस एमसीयू के अंदर। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि दरअसल हमें पता चलता है कि उसके फादर जो होते हैं वो इन सिटकॉम्स वगैरह की डीवीडीज वगैरह को सेल करते हैं अपना पेट वगैरह पालने के लिए, और यहीं से बेसिकली वांडा को जो है सिटकॉम से लव हुआ और वो उसकी इतनी बड़ी फैन होकर रह गई कि उसने जब अपनी रियलिटी बनाई तो वो सिटकॉम बेस्ड पे बनाई। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो जो डीवीडीज के सिटकॉम थे उसी पे ही वांडा ने अपने एपिसोड को बेस्ड भी किया हुआ था। तो यहाँ से तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि वांडा को इस सिटकॉम्स की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो वो उसके बचपन से ही मिली। लेकिन यहाँ पे जो मज़ेदार चीज़ होती है वो ये होती है कि जब वो लोग बैठ के एक सिटकॉम को देख रहे होते हैं और वांडा और पेट्रो और उसकी पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टेड हो चुके होते हैं, इसमें पूरी तरीके से इंटरेस्ट के साथ इसको देख रहे होते हैं, तो अचानक वहाँ पे एक धमाका होता है। और बेसिकली ये वही धमाका है, ये वही स्टोरी है जिसको हम एज ऑफ अल्ट्रॉन में पीटरो और वांडा के मुंह से सुन चुके हैं कि उनके सामने एक बॉम्ब आके गिरा था, जिसके लिए वो 2 दिन तक इंतजार कर रहे थे कि वो फटेगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मिसाइल आके गिरता है जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज की तरफ से होता है, और वो बीप कर रहा होता है कि अब फटेगा और तब फटेगा। तो ये स्टोरी तो इस तरह से हमें सुनाई गई थी कि वहाँ पे वो लोग 2 दिन तक उस बेड के नीचे फंसे रहे और उसका इंतजार करते रहे फटने का, लेकिन वो नहीं फटा। लेकिन हमें यहाँ पे इस ओरिजिन के अंदर कुछ ऐसा दिखाया गया कि वहाँ पे वांडा ने जो है उस बॉम्ब को रोकने की कोशिश करी थी ना फटने से। मतलब हमें यहाँ पे ये हिंट दिया गया है इस ओरिजिनल स्टोरी के मुताबिक कि वांडा को जो पावर्स मिली हैं वो टोटली माइंड स्टोन से नहीं मिली हैं, बल्कि उसके पास उसकी विच वाली जो शक्तियाँ हैं, जो मैजिक वाली शक्तियाँ हैं, वो ऑलरेडी उसके पास पहले से ही मौजूद थी। सिर्फ माइंड स्टोन के एक्सपेरिमेंट ने उसकी पावर्स को इन्हेंस कर दिया है, और शायद यही वजह है जिस वजह से वो माइंड स्टोन के एक्सपेरिमेंट से बच पाई है। तो इसके ऊपर हम आगे चल के डिस्कशन करते हैं, और आगे तक इस बात को समझ जाती है कि वांडा हमेशा से ही जो है पावर्स के साथ ही पैदा हुई थी, उसके पास पावर्स थी लेकिन उसके बारे में उसको पता नहीं था। और यहीं से वो अगले स्टॉप पे जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो हाइड्रा के बेस में शिफ्ट होते हैं जब उसको माइंड स्टोन से अपनी पावर्स मिली थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें साफ तरीके से ये बताया जा रहा होता है कि इससे पहले ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा है माइंड स्टोन को छूने के बाद। और हम तभी देखते हैं कि जब वांडा इस एक्सपेरिमेंट के लिए आगे वॉलंटियर करते हुए बढ़ रही होती है तो उससे साइंटिस्ट कहते हैं कि तुम्हें माइंड स्टोन को सिर्फ छूना है और कुछ नहीं करना। लेकिन हम देखें इससे पहले वांडा माइंड स्टोन के पास जाए और उसको छुए, माइंड स्टोन खुद ही जो है उसके पास अट्रैक्ट होता हुआ उसके सामने आ जाता है। और जब वांडा उसको छूती है तो वहाँ पे एक ऐसी चीज़ होती है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे वांडा जो है जब उसको छूती है तो वो माइंड स्टोन की असली फॉर्म को देखती है, यानी कि जो येलो वाली फॉर्म है, यानी कि जो येलो वाली फॉर्म है वो ब्लू वाली नहीं जिसमें लोकी का सेप्टर मौजूद था, बल्कि वो ओरिजिनल माइंड स्टोन को देखती है और उसके अंदर से एक ब्लाइंडिंग रोशनी उसकी आंखों के सामने आती है। लेकिन वांडा जब उस रोशनी के अंदर देखती है तो सामने से एक मिस्टीरियस फिगर जो है माइंड स्टोन के पास से उसके अंदर आ रहा होता है। और हम अगर गौर करें इस फिगर के ऊपर तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये स्कारलेट विच है अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम के अंदर। तो हमें यहाँ से ये बात पता चल रही है कि माइंड स्टोन और स्कारलेट विच का कनेक्शन है किसी तरह का, इसी वजह से माइंड स्टोन स्कारलेट विच के पास आया और उसने ये विजन दिखाया कि शायद वो फ्यूचर में जाके इस तरह से स्कारलेट विच बनेगी। और स्कारलेट विच वाली बात के ऊपर हम आगे बात करेंगे। और इस सीन से हमें और अगेता दोनों को ये अंदाजा हो गया कि माइंड स्टोन यानी इन्फिनिटी स्टोन और वांडा का जो है कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है जिस वजह से वो इस एक्सपेरिमेंट से बच पाई है। तब हमारे सामने सवाल ये आता है कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि वांडा तो बचपन से ही विच है, उसके पास पावर्स थी, इसी वजह से माइंड स्टोन्स के एक्सपेरिमेंट से वो जिंदा बच पाई है। लेकिन पीटरो को पावर किस वजह से मिली? क्या वो भी बचपन से इसी तरह तेज भागता था, या हो सकता है कि वो भी किसी किस्म का वॉरलॉक है जैसे कि वांडा एक विच है, और इसी वजह से ये दोनों बहन भाई जो हैं इस माइंड स्टोन के एक्सपेरिमेंट से बच पाए हैं और इनको पावर्स मिल गई थी। लेकिन हम यहाँ पे देखें जो भी हो, वांडा का जो कनेक्शन है माइंड स्टोन के साथ वो कुछ ज्यादा ही डीप लग रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगेथा जो है इस पॉइंट पे आके बहुत अच्छे तरीके से इस बात को अंडरस्टैंड कर चुकी है कि वांडा है कौन असल में, लेकिन फिर भी वो अपनी थ्योरी को कंफर्म करने के लिए उसको एक और जगह ले जाती है।
और दरअसल हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स कंपाउंड के अंदर, जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद और सिविल वॉर से पहले के इवेंट हैं, जहाँ पे हम स्कारलेट विच और विजन को बहुत ज़्यादा एक दूसरे से करीब आते हुए देखते हैं और हमें फर्स्ट टाइम की एक तरह की केमिस्ट्री नजर आ रही होती है। तो वहाँ से अगैथा हार्कनेस समझ जाती है कि मैं तुम्हारी कहानी को रिकैप करती हूँ कि तुम्हारे पहले पेरेंट्स मर गए, तुम्हारा भाई मर गया और अब विजन भी मर गया। मतलब ये सारा का सारा ट्रॉमा है जिसकी वजह से तुमने ये सब किया है। लेकिन हम देखते हैं कि वांडा अभी भी इस बात को मान नहीं रही होती कि उसने ये सब कुछ किया है और वो बस यही कह रही होती है कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ है। तो उसके बाद जब देखते हैं कि वांडा अभी भी नहीं मान रही होती है इस बात को, वो नहीं बता रही होती है कि उसने ये सब किस तरह से किया है, तो अगैथा हार्कनेस उसके सामने एक और दरवाज़ा खोलती है और वो दरवाज़ा सीधा खुलता है सॉर्ड फैसिलिटी के अंदर। अब हमें यहाँ से बेसिकली वो कहानी सुनाई जाने वाली है जो कि डायरेक्टर हेवर्ट ने हमसे कही थी कि स्कारलेट विच जो है हमारे बेस के अंदर घुस आई थी, उसने ज़बरदस्ती जो है विजन को वहाँ से चुराया और उसके बाद उसे ये हैक्स रियलिटी को बना दी। और अब तक हम सब यही मानते हुए आ रहे हैं कि वांडा ने विजन की बॉडी को वहाँ से चुराया है और उसको किसी तरीके से रिजरेक्ट कर दिया है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर आके हमें बात पता चलती है कि यहाँ पे तो टोटली मामला अलग ही हो रहा है। स्कारलेट विच यहाँ पे ज़रूर गुस्से के अंदर आती है क्योंकि उसके मुताबिक विजन की बॉडी को जो है बरी करना चाहिए, उसको दफनाना चाहिए, उसको एक टोटल फ्यूनरल होना चाहिए, क्योंकि वांडा की नज़र में वो कोई रोबोट नहीं था, वो एक इंसान था। और अगर हम व्यूवर की बात रही तो हम भी बिल्कुल विजन को जो है एक रोबोट नहीं बल्कि एक एवेंजर्स का मेंबर ही समझते थे और जब उसकी मौत हुई थी तो हमने उसको फील भी किया था। तो इसी तरह वांडा जो है हेवर्ट के पास जाती है गुस्से में उसके ऑफिस के अंदर और कहती है कि मुझे विजन चाहिए, लेकिन हेवर्ट बोलता है कि ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और हम इस तरह से देखते हैं कि जब हेवर्ट अपने साइंटिस्ट के पास लेके जाता है अपनी लैब के अंदर, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हेवर्ट के जो साइंटिस्ट होते हैं सॉर्ड के, वो विजन की बॉडी के साथ पॉडी कर रहे होते हैं। मतलब उसका टोटल पोस्टमार्टम कर चुके हैं, उसके सारे के सारे पुर्जे अलग कर चुके हैं और एक नज़र में वांडा को देख के समझती भी नहीं है कि उनको क्या दिखाया जा रहा है। तो हेवर्ट बोलता है कि तुमने जिस चीज़ के लिए बोला था कि मुझे देखना है, मैं तुम्हें वही तो दिखा रहा हूँ। और ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। मतलब अगर वांडा की नज़र से इस चीज़ को देखा जाए तो आप बिल्कुल टूट के रह जाएंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि वांडा यहाँ पे विजन के पास आती है, उसको फील करने की कोशिश करती है जिस तरह वो पहले माइंड स्टोन के जरिए उसको किया करती थी, लेकिन इस बार वो बोलती है कि मुझे अब कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इस बात पर आके मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा और डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। जिससे कि वांडा जो है विजन के माइंड स्टोन को छूती थी तो वो बताती थी कि मैं वो सिर्फ अपने आप को फील कर रही है, उसकी फीलिंग जाहिर होती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दरअसल यहाँ पे जो है वांडा का कनेक्शन विजन के साथ नहीं था, उसकी केमिस्ट्री विजन के साथ नहीं थी, बल्कि उसकी सारी की सारी जो केमिस्ट्री थी, जो उसकी अट्रैक्शन थी, वो माइंड स्टोन था। और क्योंकि माइंड स्टोन विजन की बॉडी के अंदर लगा हुआ था तो इस वजह वांडा विजन से अट्रैक्ट हो रही थी। क्योंकि अगर आप ध्यान दें इस बात पे कि अब उसकी बॉडी के अंदर माइंड स्टोन नहीं है जिसको वो फील कर सके, इसलिए अब उसको कोई फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। और अगर हम इस बात को ध्यान में रखें और ये सोचें कि किस तरह से माइंड स्टोन एक्सपेरिमेंट के टाइम उसके खुद करीब आ गया था, तो शायद यही सारा का सारा कनेक्शन है वांडा और माइंड स्टोन का, जिसको अगले एपिसोड में जाके एक्सप्लोर किया जाने वाला है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे वांडा आती है, अपना गुस्सा भी करती है, विजन को एक आखिरी बार गुड बाय भी बोलती है और वहाँ से चले जाती है। और हाँ, उसने यहाँ से विजन की बॉडी को ना हाथ लगाया ना उसको चुराने की कोशिश करी, वो चुपचाप यहाँ से गुड बाय करके चले जाती है। तो इससे ही हमें बात साफ साबित हो जाती है कि हेवर्ट ने यहाँ पे बहुत ही बड़ा झूठ बोला है अपनी पूरी टीम से, डार्सी से, मोनिका वगैरह से, और उसको सिर्फ विजन के साथ कुछ ना कुछ करना था। तो इसका मकसद यहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो रियलिटी के अंदर विजन है वो ये वाला विजन नहीं है। तो वो विजन है तो वो आखिरकार कौन है? अब इसका जवाब हमें इसके अगले वाले स्टेप में मिलने वाला है, जहां हम देखते हैं कि वांडा सॉर्ड के हेडक्वार्टर से निकलती है और सीधा जो है उस जगह पे जाती है जहां पे वेस्ट व्यू टाउन मौजूद है। और हम वहाँ पे सारे के सारे वेस्ट व्यू के कैरेक्टर से मिलते हैं जो कि उस रियलिटी के अंदर मौजूद थे। लेकिन दरअसल यहाँ पे वांडा का आने का मकसद ये था कि विजन ने अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, वांडा और विजन दोनों के नाम के ऊपर, और उन लोगों ने ये डिसाइड करा था कि इन फ्यूचर वो दोनों इसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना घर बनाएंगे और हंसी खुशी अपनी सारी ज़िंदगी इस घर के अंदर गुजारेंगे। तो एक तरह का उनकी फैमिली प्लानिंग थी यहाँ पे आने रहने की। लेकिन हम देखते हैं कि जब वांडा यहाँ पे पहुंचती है और उन सारी बातों को रियलाइज़ करती है कि उसकी ज़िंदगी में आज तक क्या क्या गुजर चुका है, उसके पेरेंट्स का मर जाना, उसके भाई का मर जाना, विजन का मर जाना, और विजन को रिसेंटली इस हालत में देखना कि उसके सारे के सारे पार्ट्स को अलग कर दिया है। हेवर्ट को सिर्फ उसके वाइब्रेनियम से मतलब है, उसके और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो अपने हाथ से उस वाइब्रेनियम को नहीं जाने दे सकता है। तो ये देख के स्कारलेट विच रोना शुरू कर देती है और वो अपने घुटनों पे आ जाती है। और तभी एक ज़बरदस्त किस्म का रेड कलर का ब्रश जो है वो पूरे के पूरे उस टाउन के अंदर फैलता है और हम तभी देखते हैं कि इस तरह से वांडा की वो सिटकॉम वाली रियलिटी की क्रिएशन हो जाती है। तो यहाँ से जिस तरह वांडा ने इस चीज़ को क्रिएट करा है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके अंदर कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। यहाँ पे वांडा का अंदर का जो ट्रॉमा था, जो डिप्रेशन था, वो एक खतरनाक किस्म की उसने एक मैजिक की सूरत में आ गया और जब वो मैजिक की सूरत में फैला चारों तरफ तो उसने एक अपनी रियलिटी क्रिएट कर दी जो वांडा के दिमाग में बचपन से घूम रही थी सिटकॉम्स की। लेकिन हमने साथ में देखा कि जब वो सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे चेंज कर रही होती है, नोट कीजिएगा चेंज कर रही होती है, क्रिएट नहीं, लेकिन तभी वो वहाँ पे उस रियलिटी के अंदर एक चीज़ को क्रिएट करती है और वो कुछ और नहीं बल्कि विजन होता है। मतलब इस रियलिटी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वांडा ने सिर्फ उनका अपीयरेंस चेंज किया था। लेकिन यहाँ पे विजन एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसकी हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी वांडा के अंदर से ही निकल रही होती है, एक येलो कलर की, जो कि माइंड स्टोन की एनर्जी है और उसके जरिए ही विजन को क्रिएट किया जाता है।
तो यहाँ से बहुत से सवालों के जवाब तो हमें मिल गए हैं, लेकिन और ज़्यादा सवाल खड़े भी हो गए हैं। जैसा कि अगर विजन जो है यहाँ पे टोटली नया बनाया गया है, तो स्कारलेट विच ने आखिरकार विजन को कैसे दोबारा से बना लिया, और हमें यहाँ पे जो माइंड स्टोन की पावर नजर आई है येलो कलर की जिससे विजन बना है, तो वो वांडा के पास कैसे आ गई। क्या इसका मकसद ये है कि माइंड स्टोन की कुछ शक्ति वांडा के पास अभी भी मौजूद थी, और क्या हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर माइंड स्टोन या बाकी के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स इसी तरह से वापसी आ जाए वांडा की किसी मैनिपुलेशन की वजह से। तो इस तरह के सवाल अब हमारे सामने खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ से ये बात तो साफ हो गई है कि ये विजन जो है ये बिल्कुल ही एक अलग विजन है, और शायद यही वजह थी कि वो रियलिटी से बाहर निकलते फौरन मरा नहीं था, बल्कि वो कुछ टाइम जिंदा था और उसने किसी से बात करने की कोशिश भी की थी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि विजन के पास जो है इस हैक्स से बाहर की कोई मेमोरी मौजूद नहीं है, क्योंकि बेसिकली इसको क्रिएट ही हैक्स के अंदर किया गया है। तो उससे पहले की मेमोरीज उसके पास कैसे हो सकती हैं? हाँ, उसके पास उससे पहले की जो फीलिंग्स थी वो सब की सब मौजूद है वैसी की वैसी, क्योंकि वांडा ने उसको वैसा ही बनाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांडा जो अपनी रियलिटी पे ग्रिप पाना शुरू करती है और वापस उसके बेसमेंट से बाहर निकल के अपनी मेन रियलिटी के अंदर आती है, यानी जो रियलिटी उसने हैक्स वाली बनाई है। जहाँ पे हम देखते हैं कि बिली और टॉमी की उसको चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है कि उसके बच्चे चिल्ला रहे होते हैं मदद के लिए। तभी वांडा भागते हुए उनके पास आती है स्ट्रीट के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि अगैथा हार्कनेस ने उसकी दोनों बच्चों को पकड़ लिया है और इस वक्त वो अपने टोटली विच वाली फॉर्म के अंदर आई हुई है, जो कि देखने में बहुत ही औसम लग रहा है मुझे। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगैथा ने उसको पकड़ लिया और वो उससे ये कहना चाह रही है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हें नहीं पता है कि तुम कितनी ज़्यादा डेंजरस हो, तुम एक ऐसी बीइंग हो जो कि स्पॉन्टेनियस क्रिएशन कर सकती है। तो अगर आप इस वर्ड के ऊपर गौर करें तो इसका मतलब एक बहुत ही हैवी मतलब है। यहाँ पे अगैथा हार्कनेस ये बताना चाह रही है वांडा को कि वो जो है सिर्फ रियलिटी को चेंज नहीं कर रही, मतलब अगैथा हार्कनेस ने इतनी साल की स्टडीज़ करी और वो सिर्फ कुछ चीज़ों को चेंज कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, इल्यूजन्स क्रिएट कर सकती है। लेकिन वांडा जो है वो स्पॉन्टेनियस क्रिएशन कर रही है, मतलब किसी चीज़ को थिन एयर से बना देना, जैसा कि उसने विजन को बनाया है। और विजन का वहाँ पे कोई नामो निशान, कोई बॉडी नहीं मौजूद थी, बस उसने अपने माइंड के अंदर सोच को रखा और वो चीज़ उसके सामने आ गई है। और ये चीज़ जो है ये बहुत ही खतरनाक और पावरफुल चीज़ है। अगर आप इसको ध्यान में रखें कि अगर आप किसी भी चीज़ को इमेजिन कर रहे हो और वो आपके सामने आ जाए, जबकि आपके पास ऐसी कोई भी रिसोर्सेज ना हो, आपके पास ऐसी कोई भी पावर्स ना हो। और वहीं पे हमें अगैथा हार्कनेस बताती है कि तुम जिस पावर का इस्तेमाल करिए जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है, जिससे तुम सिर्फ अपने ब्रेकफास्ट को डिनर के अंदर चेंज कर रही हो, वो दरअसल केओस मैजिक है। जी हाँ, यहाँ पे फाइनली हमें हैक्स के अलावा एक और नाम सुनने को मिला है, वो है केओस मैजिक। और अगर हम केओस मैजिक के ऊपर बात करें तो कॉमिक्स के अंदर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब सबसे पहले केओस मैजिक का जिक्र किया गया था तो वो एवेंजर डिसअसेंबल्ड के इवेंट के अंदर किया गया था, जब स्कारलेट विच ने अपनी रियलिटी के ऊपर से ग्रिप छोड़ दी थी और उसने सारे के सारे एवेंजर्स को मारना शुरू कर दिया था, सबको बर्बाद करना शुरू कर दिया था। तब जाके डॉक्टर स्ट्रेंज ने इंटरफियर किया था एवेंजर्स के मामले में, ताकि इस मामले को वो खुद देख सकें। और तब जाके एवेंजर्स ने बताया था कि यहाँ पे वांडा जिस मैजिक को इस्तेमाल कर रही है उसके मुताबिक वो एक केओस मैजिक है। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस बात से इनकार कर दिया था कि केओस मैजिक जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, इस तरह का कोई मैजिक पाया ही नहीं जाता है। और ये बात खुद डॉक्टर स्ट्रेंज यानी सॉर्सरर सुप्रीम ने कही थी, जो कि इस पूरी यूनिवर्स के अंदर, इस रियल्म के अंदर जितना भी मैजिक है उसके सॉर्सरर सुप्रीम है। तो उनके मुताबिक केओस मैजिक जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन बाद में जाके कॉमिक्स के अंदर इस बात को चेंज किया गया था और बताया गया था कि केओस मैजिक बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये इतना कम पाया जाता है यूनिवर्स के अंदर कि इसके ऊपर बिलीव करना ये बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन किसी ने आज तक उसको देखा नहीं है, इसलिए कोई इस पर भरोसा नहीं करता है। तो केओस मैजिक से एक बहुत बड़ा हमारे पास रेवलेशन ये आता है एल्डर गॉड्स का। अगर आपने मेरे चैनल के ऊपर नो योर यूनिवर्स की सीरीज देखी है तो उसके अंदर मैंने एल्डर गॉड्स और मैजिक के ऊपर एक अलग वीडियो बनाई है। अगर आप उन दोनों वीडियोस को देख लेंगे मेरे चैनल पर जाके तो आपको यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आने लगेंगी कि अब एमसीयू के अंदर क्या होने वाला है। तो अब बेसिकली एमसीयू के अंदर एल्डर गॉड्स का कॉन्सेप्ट आने वाला है, क्योंकि केओस मैजिक जो है वो एक एल्डर गॉड इस्तेमाल करता है जिसका नाम है कीथॉन, जिसने इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर डार्क मैजिक को बनाया है, जो डार्क मैजिक का फादर है। और अगर मैं एल्डर गॉड्स के बारे में आपको शॉर्ट करके बताऊं तो ये इस दुनिया के ऊपर बनने वाले सबसे पहले बीइंग्स थे। जब इस दुनिया के ऊपर इंसान भी नहीं हुआ करते थे, जानवर भी नहीं हुआ करते थे, तो सबसे पहले एल्डर गॉड्स हुआ करते थे। और इनमें से बहुत ज़्यादा एल्डर गॉड्स जो थे वो इवेल हो गए थे, जिसमें से कीथॉन एक था जिसने सारे के सारे मैजिक को मैनिपुलेट करना शुरू करा था और उससे गलत गलत काम कर रहा था। तो इस लंबी चौड़ी स्टोरी को शॉर्ट करके बताऊंगा कि एक नया एल्डर गॉड पैदा होता है गॉडेस गाया के साथ, वो इन सारे के सारे एल्डर गॉड्स का काम तमाम कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे गॉड्स होते हैं जो कि इस हमले से बच जाते हैं और वो एक अलग डायमेंशन के अंदर भाग जाते हैं छुपने के लिए। और कीथॉन भी उन गॉड में से एक एल्डर गॉड होता है। जब वो अटैक हुआ था तो वो एक दूसरे रेल में जाके छुप गया था, और जब वो यहाँ रेल से भागा था तो अपने पीछे अपनी सारी की सारी नॉलेज एक किताब के अंदर छोड़ के गया था, जिसको डार्क होल्ड कहा जाता है। अब डार्क होल्ड वाली जो मैंने थ्योरी आपके साथ लास्ट एपिसोड में शेयर करी थी कि हमने अगैथा के बेसमेंट के अंदर एक किताब को देखा था जिसको मैंने डार्क होल्ड बताया था, तो ये थ्योरी अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि डार्क होल्ड का सीधा सीधा लिंक कीथॉन से है और कीथॉन का सारा लिंक डार्क मैजिक और केओस मैजिक से है।
और इस एपिसोड के अंदर हमने केओस मैजिक का नाम सुन लिया है और इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि केओस मैजिक है तो एल्डर गॉड कीथॉन भी होगा। एल्डर गॉड कीथॉन है और उसकी डार्क मैजिक की बुक डार्क होल्ड तो होगी ही, क्योंकि वो अपनी किताब इसीलिए पीछे छोड़ के गया था ताकि उसके मानने वाले उसकी किताब को पढ़ें और उसको वापसी इस डायमेंशन के अंदर लेकर आ सकें। और कीथॉन अगर आप मान लीजिए इस डायमेंशन के अंदर आ जाता है तो वो एक इतना बड़ा थ्रेड है कि उसके सामने पूरी की पूरी एवेंजर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह भी बहुत छोटी चीज हैं। वो एक डरमामू लेवल का थ्रेड है जो कि इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। तो मैं इसलिए इस बात से काफी ज्यादा हाइप्ड अप हो चुका हूँ। लेकिन इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे जो है गैदा हार्कनेस उसको ये भी बताती है कि उसके पास जो मैजिक इस्तेमाल कर रही है वो एक केओस मैजिक है, कोई छोटा मोटा मैजिक नहीं है और ये चीज उसको बनाती है स्कारलेट विच। फाइनली हमने जो है इस एपिसोड के अंदर वांडा का नाम सुन लिया है जो उसको अब स्कारलेट विच के नाम से बुलाया जाने वाला है। अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पे शुरू से ही वांडा का जो है स्कारलेट विच के नाम से ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन ये एमसीयू के अंदर कुछ उल्टा हो रहा था। हमें यहाँ पे बस वांडा वांडा सुनने को मिल रहा था और स्कारलेट विच का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। और आज पहली बार हमने एमसीयू के अंदर स्कारलेट विच का नाम सुना है। लेकिन यहाँ से हमारे पास कुछ सवाल और ज्यादा खड़े हो जाते हैं, वो ये हैं एगाथा हार्कनेस ने यहाँ पे जिस तरह से उसको स्कारलेट विच बताया है, इसका मकसद ये है कि वो स्कारलेट विच के बारे में पहले से जानती है कि स्कारलेट विच कौन है। वो एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है जिसको सिर्फ एक मिथ माना जाता था, जिस तरह से केओस मैजिक को कॉमिक्स के अंदर मिथ माना जाता था। तो हमें यहाँ से ये बात साबित होती है कि स्कारलेट विच जो है दरअसल कोई कैरेक्टर रह चुकी है इस पूरी की पूरी एमसीयू यूनिवर्स के अंदर और वो बहुत ज़्यादा मैजिक से क्लोजली लिंक्ड है और वो बहुत ही पावरफुल बीइंग है। और एगाथा हार्कनेस इसीलिए इतना ज़्यादा परेशान है कि इतनी ज़्यादा पावरफुल बीइंग उसके सामने आगे खड़ी हो गई है। तो यहाँ पे जिस तरह से एमसीयू ने इस चीज़ को इंप्लीमेंट करा है, मैं इसका फैन होकर रह गया हूँ। मतलब यहाँ पे हमें पहले वांडा से इंट्रोड्यूस करवाया गया और फिर ये बताया जा रहा है कि स्कारलेट विच जो कि ऑलरेडी ही वेल एस्टेब्लिश एक चीज़ है उस यूनिवर्स के अंदर, वो वांडा है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही है और इसने मेरी एक्साइटमेंट को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो हमारे सामने बेसिकली अब ये सवाल खड़ा हो गया है, वो स्कारलेट विच जिसको जो है एगाथा रेफर कर रही है, आखिरकार वो बीइंग क्या है? आखिरकार एगाथा को उसके बारे में क्या क्या चीज़ें पता है? आखिरकार वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है? और अगर वो सब कुछ ऐसा ऐसा कर सकती है जो एगाथा समझ रही है, तो उसका मतलब वांडा जो है वो सब कुछ कर सकती है एमसीयू के अंदर। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमारा दुश्मन यानी कि प्लीज स्टैंड बाय सामने आ जाता है और इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन आया जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था। मैंने सोचा था कि पिछले पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह थोड़ा सा कोई फनी मोमेंट वगैरह होगा, लेकिन लिटरली अगर आप मेरी बात पे बिलीव करें, अब तक एमसीयू के अंदर जितने भी पोस्ट क्रेडिट सीन मिड क्रेडिट सीन आए हैं उनमें से सबसे बेस्ट मुझे ये लगा है। वो क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हेवर्ड यहाँ पे हैक्स से बाहर जो है वो लॉन्च की तैयारी कर चुका है। जो हमने लास्ट एपिसोड में उसको देखा था कि वो एक लॉन्च की तैयारी कर रहा है हैक्स के लिए, और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे किसी चीज़ का किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि ये उसी विजन की बॉडी को उसने दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है जो सॉर्ट के हेडक्वार्टर में लेके उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। उसने हमें ये बात भी बताई है कि विजन की बॉडी हमेशा से उसके पास थी, उसने उसको ऑन करने की हर एक तरह से कोशिश कर ली, हर एक पावर सप्लाई दे दी, लेकिन किसी भी चीज़ से वो ऑन नहीं हो रहा था। और उसको ऑन करने का तरीका उनको कैसे मिला? वांडा की पावर्स के जरिए, यानी जो उसका हैक्स मैजिक था जो हमने देखा था स्टार्क वाली ड्रोन के ऊपर चिपका हुआ था और वहाँ पे घूम रहा था, उन्होंने उसी मैजिक का इस्तेमाल करके अपने विजन को दोबारा से रीबूट करा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो विजन हमें दिखाया गया है उसका अपीयरेंस बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। वो पेल कलर में है, यानी कि व्हाइट कलर में है, और अगर सच कहूँ तो ये बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। कॉमिक्स में भी विजन की जब डेथ हो जाती है तो उसको दोबारा से रिजरेक्ट किया जाता है, और जब वो दोबारा रिजरेक्ट होता है तो इसी तरह व्हाइट कलर का होता है। और इसका मकसद ये है कि उसके अंदर की जो फीलिंग्स थी, उसकी जो इमोशंस थे, वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब वो टोटली सिर्फ एक रोबोट बन चुका है जो कि अपना कहना मानेगा अपने बनाने वाले का। यहाँ पे हेवर्ड का वो कहना मानेगा और हेवर्ड उसको जो भी कहेगा वो करेगा। उसके लिए दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है किसी भी इंसान के लिए। मतलब विजन का जो ह्यूमन वाला पार्ट था वो यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, तो हेवर्ड का रोबोट आपके सामने खड़ा है व्हाइट कलर में, जो कि लिटरली देखने में बहुत ही ऑसम और कूल लग रहा है। तो यहाँ से तो ये बात साबित हो जाती है कि अगले एपिसोड के अंदर जो हमारा फिनाले होने वाला है वो एक ज़बरदस्त किस्म का धमाका होने वाला है, जहाँ पे हम विजन वर्सेस विजन देखेंगे, विच वर्सेस विच देखेंगे, और हमें बहुत सारी रेवलेशंस और बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि अगले एपिसोड के लिए पूरी तैयारी कर लीजिए, पॉपकॉर्न की, ड्रिंक्स की, हर चीज़ की, क्योंकि वो एपिसोड एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, हमें बात करनी थी, और मैंने सब आपके साथ डिटेल्स में शेयर करी हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस एपिसोड के अंदर आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। मुझसे पूछें तो मेरे लिए ये पूरा का पूरा एपिसोड ही फेवरेट होकर रह गया है। इससे ज़्यादा ज़बरदस्त एपिसोड मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी सीरीज़ का, और मैंने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करा है, और आपसे भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। अगर मुझसे कुछ चीज़ें मिस हो गई इस वीडियो के अंदर तो मुझे वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सवाल है या कोई थ्योरी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और हाँ, अगर वहाँ पे अभी तक फॉलो नहीं करा है तो फ़ौरन से कर लेना यार। सो गाइस, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको अपनी 2 वीडियोस रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं, एक एल्डर गॉड्स के ऊपर और एक मैजिक के ऊपर। अगर आप उन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो आपको मार्वल कॉमिक्स की जो है मैजिक और एल्डर गॉड्स की जो सिचुएशन है, जो उनकी हिस्ट्री है, जो उनका ओरिजिन है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। और हो सकता है कि वांडा विजन के जो नेक्स्ट एपिसोड हो वो उसके ऊपर काफ़ी हेवीली बेस्ड हो और आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लगें।
और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है, इस लाल सब्सक्राइब के बटन को फौरन से विजन की तरफ वाइट कर दो, आई मीन ग्रे कर देना यार। मतलब जो भी करना है करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। और अगले हफ्ते हम इसी तरह मिलेंगे वांडा विजन के फिनाले के साथ, और आई होप कि वो वीडियो इस वाली वीडियो से भी काफी शायद ज्यादा बड़ी होने वाली है। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं वांडा विजन के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।